कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि कैसे दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने बाप की बेइज्जती का बदला लिया और मुंबई शहर के बड़े डॉन बासु दादा को वहां से खदेड़ के निकाल कर फेंक दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद एक समय दाऊद इब्राहिम ने अपने पिता इब्राहिम कास्कर की वर्षों की कमाई हुई इज्जत को एक झटके में धूल में मिला दिया। तब अपने बेटे को सुधारने के लिए इब्राहिम कास्कर ने चमड़े का बेल्ट निकाला और दाऊद इब्राहिम की चमड़ी उधेड़ दी। उसी बेटे की जिसने पिता की बेइज्जती होने पर एक डॉन बासु दादा के साम्राज्य को खत्म कर दिया था। तो बाप और बेटे की लड़ाई की ये कहानी आखिर क्या है, आइए आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। तो आज की कहानी, जैसा कि मैंने बताया कि बासु दादा से बाप का बदला लेने के कुछ समय बाद की है। दाऊद इब्राहिम उस समय के गोल्ड किंग कहे जाने वाले हाजी मस्तान से पंगा लेने की सोच रहा था, क्योंकि हाजी मस्तान मिर्जा ने कुछ पठानों से उसके दो आदमियों अबू बकर और एजाज को पिटवा दिया था। उस समय हाजी के सामने कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन दाऊद अपने आदमियों की पिटाई से भड़क गया था। उसे लगने लगा था कि हाजी को घमंड हो गया है तस्करी का, वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, इसलिए अब मस्तान को दरिया से खींचकर किनारे पे फेंकने का वक्त आ गया है। लेकिन हाजी को सबक सिखाए कैसे, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि हाजी बंबई शहर का कोई मामूली गुंडा था नहीं, वहां का बहुत बड़ा डॉन था, नामी डॉन, जिसकी सभी इज्जत भी करते थे। तो इन सभी चीजों को लेकर 4 दिसंबर 1974 की सुबह दाऊद और उसके साथी लड़के बैठे होते हैं। तभी दाऊद के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मस्तान से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसकी काली कमाई का एक हिस्सा जो है ना, वो चुरा लिया जाए, क्योंकि मस्तान ताकत की लड़ाई नहीं लड़ता था, उसके लिए धंधा ही सब कुछ था। और अगर उसके धंधे को चोट पहुंचाया जाए तो मतलब बंबई में मस्तान की बहुत ज़्यादा इज्जत उतर जाती। इसी बीच दाऊद को एक टिप मिली कि मस्जिद बंदर से मस्तान के घर मालबार हिल के लिए 5 लाख रुपए की रकम भेजी जा रही है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। आप ये समझ लीजिए कि उस समय इतने पैसे ना करोड़ों रुपए के बराबर थे, और अगर दाऊद के लोग ये पैसे लूट लेते तो हाजी मस्तान को बड़ा धक्का लगता और उनका बदला भी पूरा हो जाता और वो माला माल हो जाते, वो अलग, क्योंकि उस समय तक उनके साथ रहने वाले लोगों ने इतने पैसों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। तो आगे ये तय हुआ कि जब मस्तान का पैसा मस्जिद बंदर से कनार्क बंदर ब्रिज की तरफ बढ़ेगा तब उस पर हमला किया जाएगा। इस लूट के लिए दाऊद अपने साथ 7 लड़कों को लेकर तैयार था। इसमें सैयद सुल्तान और शेर खान दाऊद के सबसे खास आदमी थे। तो दोपहर के करीब 2 बजे जब टैक्सी कनार्क बंदर ब्रिज से निकलकर मोहम्मद अली रोड की तरफ बढ़ी ना, तो इशारा मिलते ही दाऊद और उसके साथियों ने पैसों वाली टैक्सी पर हमला बोल दिया। सबसे पहले शेर खान ने एक ठेले को टैक्सी के सामने लाकर रोक दिया और उससे टकराकर टैक्सी रुक गई। उसके बाद ड्राइवर को धमकी दी कि कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। फिर खुद दाऊद आगे आया और टैक्सी के अंदर बैठे मारवाड़ी सेठों से पैसों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साथ ली। तब दाऊद ने गुस्से में एक ऐसा तमाचा जड़ा कि सेठ का चश्मा कहीं और उड़ गया। उसके बाद दाऊद ने दोबारा पूछा, माल कहाँ है? सेठ ने कांपते हाथ से कार की बूट की तरफ इशारा किया, जहां दाऊद को पैसे का बॉक्स मिल गया। पैसे मिलते ही दाऊद और उसके साथी जो है वो वहां से भाग गए। इधर मारवाड़ी सेठ और ड्राइवर इस लूट की शिकायत लेकर पायधुनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनसे जो पैसा लूटा गया था ना, वो हाजी मस्तान मिर्जा का होता ही नहीं है, बल्कि मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। मतलब हाजी मस्तान से बदला लेने के चक्कर में दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल का था, हुआ भी नहीं था ठीक से, उसने शहर में एक बड़े डकैती को अंजाम दे दिया था। और अगली सुबह हर अखबार की सुर्खियों में शुमार हो गया कि बंबई शहर के सबसे बड़े डकैती को अंजाम देने वाला दाऊद इब्राहिम है। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर को जब पता चला कि उसके बेटे ने बैंक के 4,75,000 रुपये लूट लिए हैं, तो वो हक्का बक्का रह गया। बेटे के पुराने करतूत के कारण उन्हें पहले ही डिपार्टमेंट से इस्तीफा लेना पड़ा था, लेकिन इज्जत फिर भी पुलिस महकमे में उनकी थी अच्छी खासी,
लेकिन जब शहर में सबसे नामी डकैती के पीछे उनके दूसरे बेटे का नाम लाइमलाइट में आ गया तो हर जगह उनकी ही बातें होने लगी कि इब्राहिम का लड़का तो पहले गुंडागर्दी ही करता था छोटा मोटा, अब डकैती भी करने लगा। डोंगरी के मुस्लिम इलाके में ना इब्राहिम की काफ़ी अच्छी इज्जत थी। लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे, विवाद सुलझाने के लिए आते थे, उनके बैठक में आया करते थे जहां उनसे राय मशवरा लिया जाता था, जहां हर तरह की बातें होती थी, नालियों के जाम से लेकर प्रेमियों के भाग जाने तक की। और पुलिस की जातियों की भी शिकायत होती थी। उनकी अच्छी खासी पहुंच थी, कांटेक्ट भी थे उनके पुलिस में होने के कारण, क्राइम ब्रांच में थे। लेकिन बेटे की करतूत के वजह से इब्राहिम अब लोगों से नजरें मिलाने से भी कतरा रहे थे। फिर इब्राहिम उस शाम तो बैठक में भी नहीं गए कि न जाने दाऊद की हरकत के वजह से उन्हें और कितनी जलालत सहनी पड़े। आलम तो ये था कि इब्राहिम को अपने दोस्तों से भी मुंह छिपाना पड़ा था उस समय। उधर बम्बई पुलिस दाऊद और उसके साथियों को तलाश रहे थे। दाऊद के जो साथी थे वो तो जल्दी पकड़े जाते हैं, लेकिन दाऊद और उसका शुरुआती पार्टनर इन क्राइम भाई उसका अपना सबीर इब्राहिम, वो भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे, ये दोनों ही। फिर डकैती के अगले दिन ही एक कांस्टेबल जो है वो इब्राहिम कासकर के घर पर पहुंचता है, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर का बुलावा लेकर। जमीन पर बैठे इब्राहिम अपना हाथ पटक कर खुद को कोसने लगते हैं कि जिस पुलिस स्टेशन में वो अपराधियों को सबक सिखाते थे वहां अब एक मुजरिम का बाप बनकर उन्हें जाना होगा। इब्राहिम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर उस दिन क्या हुआ, उन्हें क्या कहा गया, इसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वापस लौटते वक्त उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने बेटों को पुलिस के हवाले करेंगे ताकि कानून अपना काम कर सके। इब्राहिम पहले क्राइम ब्रांच में थे तो उनके दोस्तों और चाहने वालों का एक अच्छा नेटवर्क था और उन्होंने इन सभी का सहारा लेकर अपने बेटों का पता लगाने की कोशिश की। इधर दाऊद और सबीर 2 दिन से घर नहीं लौटे थे क्योंकि पुलिस वालों से ज्यादा तो उन्हें अपने बाप का डर था। बात अगर हाजी मस्तान के पैसे को लूटने की होती तो वो शायद आ भी जाते, लेकिन उन्होंने एक डकैती को अंजाम दे दिया था जाने अनजाने। वो छुपते रहे और इधर इब्राहिम कासकर ने तलाश जारी रखा। फिर कई दिनों की मेहनत और तलाश के बाद आखिरकार गुस्से से भरे इब्राहिम को पता चला कि उनके बेटे जो है ना वो बाइकुला में एक दोस्त के घर पर छिपे हुए हैं। फिर क्या, उन्होंने वहां से अपने दोनों बेटों को उठाया और घर ले आए। अब घर ले आए तो आप सोच रहे होंगे शायद पुलिस से बचाने के लिए, लेकिन घर के 4 दीवारी के अंदर दोनों सिर झुकाए खड़े थे और उनकी माँ अमीना उन्हें खूब सुनाते हुए डांट रही थी और बता रही थी कि उनके वजह से, उनके करतूत के वजह से उनके पिता को क्या कुछ नहीं सुनना और सहना पड़ा। दूसरी तरफ इब्राहिम ऊपर गए और एक पुराने स्टील के अलमारी से मोटा चमड़े का बेल्ट निकाला जिसे उन्होंने क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल के रूप में गर्व से पहना था कभी। उस बेल्ट को देखकर दाऊद और उसके भाई सबीर का कलेजा कांप गया, लेकिन बाप के डर से हिलने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। फिर क्या, आगे जो हुआ उस दिन और रात, उसके बारे में दाऊद के पड़ोसी कई दशक तक नहीं भूले, क्योंकि उस रात इब्राहिम के घर से 2 ही आवाज बाहर निकली। पहली चमड़े की बेल्ट की शरीर से टकराने की और दूसरी आवाज जो उन दोनों भाई की चीखें थी। इब्राहिम बिना रुके घंटों तक उन्हें पीटते रहे और उनकी चीखों से पूरा मोहल्ला कांप उठा। उस दिन दाऊद की चमड़ी उधेड़ दी गई, वो लहूलुहान हो गया। फिर कहीं लोगों को रोकने पर इब्राहिम कासकर जाकर रुके। आगे इससे पहले कि उनकी मां अपने बेटों का जख्म देख पाती, पिता इब्राहिम ने अपने बेटों को घसीट कर घर से बाहर निकाला, उन्हें टैक्सी में डाला और सीधे क्राइम ब्रांच ले गए। उन्होंने अपने बेटे को अफसरों के सामने पटक दिया और हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने अफसरों से माफ़ी मांगी और उनसे गुजारिश की कि उन्हें और उनके बेटे को इस शर्मनाक हरकत के लिए माफ़ कर दें। कहते हैं जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने दाऊद और सबीर की हालत देखी और इब्राहिम की ईमानदारी को समझा तो उन्होंने दाऊद और उसके भाई को छोड़ दिया। लेकिन इस घटना ने एक नए दाऊद को जन्म दे दिया जो फिर आगे कभी नहीं रुका। शायद दाऊद के पिता ने अपने बेटे को सबक सिखाने में देरी कर दी, क्योंकि पके हुए मिट्टी के बर्तन को तराशा नहीं जा सकता है। बाकी दाऊद की एक और नई कहानी जानने के बाद आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर लिखें।
आगे मैं कुछ और भी पढ़ूंगा और वो कहानी इंटरेस्टिंग हुई दाऊद की, तो वो कहानी भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। क्योंकि इन कहानियों को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद सिर्फ रोमांच ही नहीं आता, बल्कि सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बाप की कमाई हुई इज्जत आपकी हरकतों की वजह से उतर जाए, तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। वैसे भी गुंडा क्रिमिनल बनना कोई मज़े की बात नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है। इन जैसे लोगों की तरह बनना समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इन जैसे लोगों की कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके हीरोइज़्म को दिखाते हैं, बल्कि ये दिखाना चाहते हैं कि अंत में इनका अंजाम क्या होता है। उम्मीद है कि आपको भी इससे सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके तो लिखिएगा ही। हम फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।